नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नज़र उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। कैबिनेट ने 10,000 करोड़ के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया। लाभार्थियों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त खाद्यान्न देना रहेगा जारी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को कैबिनेट की मंजूरी। भारत बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के पानी से संबंधित समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2020-21 के तहत हुई प्रगति से कराया गया अवगत। और अब सबसे पहले बात नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की। ₹10,000 करोड़ रुपए की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और CSMT मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। ये स्टेशन दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। रेल मंत्री के मुताबिक इन रेलवे स्टेशनों की डिजाइन में दुकान, कैफेटेरिया, वेटिंग लाउंज और मनोरंजन की सुविधाएं होंगी। एक विशाल रूफ प्लाजा भी बनाया जाएगा और यहाँ बच्चों के खेलने की जगह भी होगी। साथ ही इन स्टेशनों पर स्थानीय उत्पाद बेचने की सुविधाएं भी होंगी। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त 199 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। इनमें से 47 स्टेशनों के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। बाकी स्टेशनों की मास्टर प्लानिंग और डिजाइन का काम चल रहा है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेलवे बोर्ड के सदस्य सुधांशु शर्मा जी। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन हैं उनके विकास का, पुनर्विकास का। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जाहिर तौर पर इससे यात्रियों को बहुत सारी नई सुविधाएं मिलेंगी। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मनोज जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भावात्मक तौर से भारतीय रेल से जुड़े हुए हैं और उनका मानना ये है कि रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन में रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण भाग है जी। जब तक हम किसी रेलवे स्टेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ना करें, रेलवे स्टेशन को विकसित ना करें, तब तक जो हमारी रेलवे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूर्ण तरह नहीं हो पाएगा। तो ये इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जी। और आप जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, वो ये बिल्कुल मानेंगे कि जो रेलवे स्टेशन होता है वो किसी भी शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण और एक केंद्रीय स्थान होता है। जिस भी शहर के अंदर आप रेलवे स्टेशन बनाते हैं उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ होता जाता है। तो रेलवे स्टेशन न खाली महत्वपूर्ण स्थान है पर केंद्रीय स्थल भी है जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कई शहर ऐसे हैं जिनकी की पहचान उसके
रेलवे स्टेशन के साथ में की जाती है। जैसे अगर आप देखते होंगे चेन्नई का रेलवे स्टेशन, उसमें जैसे ही आप चेन्नई के रेलवे स्टेशन को दिखाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये चेन्नई की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आप लखनऊ का चारबाग स्टेशन जब दिखाते हैं तो आदमी समझ जाता है, श्रोता या दर्शकगण ये समझ जाते हैं कि हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। तो हमारे जहन में, हमारी सोच में बहुत अहम भूमिका निभाता है जो रेलवे स्टेशन होता है। जी, ना खाली आवाजाही का साधन होता है, हमको फैसिलिटेट कराता है, बट केंद्रीय स्थान और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी बिल्कुल सुधांशु जी, क्योंकि उसका अगर पुनर्विकास किया जाए जी तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं, कितनी चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। जी बिल्कुल सुधांशु जी, अगर मैं एक एक करके रेलवे स्टेशनों की बात करूं, क्योंकि अगर बात दिल्ली की करी जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की कैपिटल है, देश की राजधानी है दिल्ली, और उसका रेलवे स्टेशन एक भव्य रेलवे स्टेशन हो जहां पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले। इसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से अगर मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास की बात करूं तो क्या योजना है सरकार की, किस तरह से इसे डेवलप किया जा रहा है, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए मनोज जी, आज आप जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाते हैं जी, तो काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो बड़ी अव्यवस्थित सी रहती है, जाने में काफी टाइम लगता है। ट्रैफिक का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है। फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सुविधाएं हैं वो उस वर्ल्ड क्लास या आइकॉनिक लेवल की नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और जो यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए उसके लिए ये एक बहुत ही सुखद अनुभव हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है जी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मोड्स हैं, चाहे वो आपका बस हो, मेट्रो हो, या आपकी अपनी सवारी हो या ऑटो रिक्शा हो, इन सब चीजों को जो है वो उसके अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। जी, जो स्टेशन डिजाइन है, उनके जो मानक तत्व हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग दिव्यांगजनों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करें, उनका आना जाना बड़ा सुगम हो। बड़े बड़े फूड प्लाजा दिए जाए ताकि यात्रियों को प्रॉपर तरीके से बढ़िया खाना मिल सके। इतना ही नहीं, इसके अंदर ये ग्रीन बिल्डिंग हो ताकि इसके अंदर जल का संरक्षण किया जा सके। इसके ऊपर सोलर पैनल लगा रहे जो हमारी कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम से कम करे। और जो इन सारे तीनों स्टेशंस में या जितने भी स्टेशन हम पुनर्विकसित कर रहे हैं उसमें एक नए कंसेप्ट का, नए विचार का प्रयोग किया जा रहा है कि हम सात स्टेशन के ऊपर, पटरियों के ऊपर एक रूफ प्लाजा क्रिएट करें। स्टेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड प्लाजा पूरी रेल पटरियों को, प्लेटफॉर्म से होता रेल पटरियों के ऊपर होते हुए दूसरी तरफ जाएगा और ये एक काफी बड़ा कमर्शियल और आरामदेह स्थान प्रदान करेगा जिसके ऊपर फूड प्लाजा होंगे, यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी, उनके मनोरंजन का साधन होगा। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी होगी। तो आप ये मान के चलें कि ये एक कंप्लीट, मतलब बिल्कुल ही अलग तरह का एक्सपीरियंस देगा यात्रियों को, और यात्रियों की सुविधा की सारी सुविधाओं का बहुत बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। जी, अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो स्टेशंस पे रही है वो रही है भीड़ भाड़ की। अगर बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जाए, मुंबई के रेलवे स्टेशन की बात करूं मैं, तो भीड़ भाड़ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। उसके प्रबंधन के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, इसमें मनोज जी ऐसा है कि जो भीड़ भाड़ होती है वो किस लिए होती है कि आवागमन, मतलब हमारा अराइवल और डिपार्चर एक जगह से होता है। तो अगर हमको भीड़ कम करनी है
स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे पहले तो हम लोग जो स्टेशन का है पुनर्विकास करें, ज्यादा से ज्यादा जगह क्रिएट करें। तो जगह को क्रिएट करने का क्या तरीका है, रेल की पटरी के ऊपर जो हमने रूफ प्लाजा का कंसेप्ट लेके आए हैं, जो रूफ प्लाजा की व्यवस्था लेके आए हैं, वो एक आपका न खाली कमर्शियल बट एक आपको ऐसा स्पेस देगा, एक ऐसी जगह देगा जहां पे यात्री खड़ा होके इंतजार कर सकता है, ना कि प्लेटफॉर्म पे जाके। और ये रूफ प्लाजा लिफ्ट, एस्केलेटर और सीढ़ियों से कनेक्टेड होंगे। जब आपकी ट्रेन आ रही है उसी वक्त आप एस्केलेटर या लिफ्ट लेके या सीढ़ियां लेके प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भीड़ होती है वो इससे अवॉइड की जा सकेगी, इससे बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि जब आप अराइवल पे आ रहे हैं तो अराइवल और डिपार्चर का अलग अलग स्तर होगा। आप जहां स्टेशन के ऊपर पहुंचे और जो ट्रेन आपको चढ़नी है, उन दोनों का लेवल अलग होने से निकलना आसान हो जाएगा, तो दोनों का मिक्सिंग कम हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैंडल होते हैं वो एज इट इज आपके आधे हो जाएंगे। और उसके अलावा जो पैसेंजर वेट कर रहे हैं, सपोज करिए आप जल्दी आ गए, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पे अगर आप करेंगे तो हो सकता है दो ट्रेन के पैसेंजर एक साथ कर रहे हैं तो भीड़ हो जाए। तो इसकी वजह से रूफ प्लाजा क्रिएट किया गया जहां आपकी समुचित बैठने की व्यवस्था है, आपके खाने की व्यवस्था है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था है जी। तो इस तरह से आपकी जरूरतें सारी पूरी होंगी और आपको जो भीड़ भाड़ है उससे निजात मिलेगी जी। सुधांशु जी, ये तो रही बड़े शहरों की, बड़े स्टेशनों की बात, लेकिन अगर मैं बात छोटे शहरों की करूं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से एक रोड मैप बनाया है कि स्टेशनों के विकास का, उसमें सभी राज्यों को, शहरों को एक प्रकार से फोकस में रखा। 199 रेलवे स्टेशनों का विकास देश में किया जा रहा है और उसके लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। छोटे शहरों में जिस तरह की समस्याएं होती हैं, जो स्टेशंस होते हैं, बेहतर लोगों को बैठने का वहाँ पर प्रबंधन हो, पानी मिल सके, जन सुविधाएं मिल सकें, इस तरह की एक अपेक्षा यात्री की रहती है। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं, जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी हो ताकि उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। क्या इन बातों का ध्यान रखकर किस तरह से आगे का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है? मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सुविधाएं यात्रियों के लिए जरूरी हैं, जैसे दिव्यांगजनों के लिए जितने स्टेशंस रीडेवलप किए जा रहे हैं, पुनर्विकसित किए जा रहे हैं, वो उनमें दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से जो भी फैसिलिटी चाहिए उसको मुहैया कराई जा रही है, उसको इंटीग्रेट की जा रही है। ये जो हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाया है या एक जो मॉडल बनाया है, उसमें ये इसका इनहेरेंट पार्ट है। तो इसकी वजह से दिव्यांगजनों की, आप बस से उतर रहे हैं, उतरने के बाद में जब आप आगे जा रहे हैं तो वो आपको सारी चीजें दिव्यांगजन की फैसिलिटेट करने वाले, उनके इजी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने वाले सारे एलिमेंट्स इस मास्टर प्लान के पार्ट में इंक्लूडेड है। चाहे वो छोटा स्टेशन हो, चाहे वो बड़ा स्टेशन हो। जितने भी स्टेशन अब बन रहे हैं, 199 जिनका हम विकास कर रहे हैं, सब में ये चीज होगी जी। इसी तरह से जो आपने कहा कि जो भीड़ की समस्या होती है, भीड़ की समस्या को अवॉइड करने के लिए सारे स्टेशन, जितने भी स्टेशन हम अभी डेवलप कर रहे हैं, पहले स्टेज पे जैसा कि माननीय रेलवे मंत्री जी ने भी बताया है कि पहले हम 50 लाख जो फुटफॉल वाले हैं वैसे स्टेशन लिए हैं। इन पे जब काम शुरू हो जाएगा तब हम फिर दूसरे लेवल पे जाएंगे 10 लाख वालों के ऊपर। सुधांशु जी, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आम आदमी रेलवे स्टेशन जाता है, अब तो खैर काफी बदलाव देखने को मिला है पिछले 6-7 वर्षों में, लेकिन एक अनुभव यह भी रहा है कि जो छोटे शहरों के स्टेशन होते हैं, पीने का पानी नल लगा है, क्या पानी आता है, पानी का प्रबंधन है, शौचालय है, लेकिन शौचालय कैसा है, क्या उसका हाल है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, क्या वो आम यात्री को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? ये एक ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए ये स्टेशंस का हम लोग पुनर्विकास कर रहे हैं और पुनर्विकास करने के बाद में इनका जो मैनेजमेंट है
इनको जो मैनेज करने वाला पार्ट है कि किस तरह से स्टेशन के अंदर आपके स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, किस जी। तरह से स्वच्छ आहार की व्यवस्था हो, समुचित नंबर ऑफ स्टॉल्स अवेलेबल हो, समुचित बूथ अवेलेबल हो, आदमी को प्रॉपरली गाइड करने की वाली जगह हो, तो ये इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इन स्टेशंस का विकास किया जा रहा है। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब ये हमारे जो मॉडल स्टेशंस हैं या जो ये पुनर्विकसित रेलवे स्टेशंस हैं, आपको सारी सुविधाएं मुहैया होंगी जी। और आप उससे पूर्णतया सेटिस्फाइड रहेंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव देखने को सुधांशु जी मिल रहा है। देश में कई स्टेशन बहुत अच्छे हुए हैं और कुछ पे काम बहुत तेजी से चालू है। आने वाले समय में स्टेशन का एक स्वरूप बदला हुआ हमें दिखेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि जो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जा रहा है या किया जाना है, उसके चलते जो रोजगार के अवसर हैं वो कितने पैदा होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो जाहिर तौर पे आप मानेंगे ही कि जहां पर भी इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, तो उससे रोजगार के जो अवसर होते हैं वो बढ़ते हैं जी। और जो रेलवे का जनरल मल्टीप्लायर फैक्टर होता है वो करीब 2.5 के आसपास होता है। तो जहां हम 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये करीब 25,000 मैन डेज जो है इसके अंदर आपको लगेंगे। इसके अलावा ये तो परोक्ष तौर पे हो गए। अपरोक्ष तौर पे, अप्रत्यक्ष तौर पे आपके जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर सीमेंट आएगा, तो सीमेंट के जो बनाने वाले हैं उनको लाभ मिलेगा। जो सीमेंट बनाने के और इंग्रेडिएंट्स हैं, गिट्टी है, बालू है, उनके जो सप्लायर्स हैं उनको फायदा होगा। तो ये पूरा समग्र विकास होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के जो शेल्टर्स हैं वो बनेंगे, नई तरह की मटीरियल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स लगेंगे। तो इन सारी चीजों में जो काम करने वाले हैं, जो चुनाई करेंगे, जो टाइल्स की ले करेंगे, जो टैप की फिटिंग्स लगाएंगे, जो बिजली का काम करेंगे, तो इस तरह से रोजगार के अवसर बहुत अवेलेबल होंगे। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बाद में जब रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित हो गया, तो इसको जो चलाने वाली व्यवस्था है जी, इसको मेंटेन करने वाली जो व्यवस्था है, जो इसको अनुरक्षण वाली व्यवस्था है, उसके अंदर भी स्थायी तौर पे एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाएगा, मिलता रहेगा। तो ये इस तरह से है जिसका कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे लॉन्ग टर्म में बहुत ही अहम प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर इन 3 स्टेशनों की बात मैं केवल करूं कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तो करीब 35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसी प्रकार 20 लाख यात्रियों को जो सुविधाएं बढ़ेंगी इन स्टेशनों पर, उससे लाभ होगा। 20 लाख यात्रियों को एक लक्ष्य मानकर तैयारी की जा रही है। आखिरी एक कमेंट आपका जरूर लेना मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से सुविधाओं की उम्मीद यात्री करते हैं, उसको लेकर खास तौर से जिस तरह से डिजिटल इंडिया बन रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं, उस पहलू को? देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा कि ये जो स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, ये इंटेलिजेंट स्टेशन बिल्डिंग्स होंगी और आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी अवेलेबिलिटी किस तरह की है, ये आपको डिजिटल माध्यम से मालूम पड़ती रहेंगी। और इनकी मॉनिटरिंग कि भाई आपको पेयजल मिल रहा है, पेयजल समुचित है या नहीं है, उसकी व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं, लाइट प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी इंटेलिजेंट बिल्डिंग होंगी, ये डिजिटल माध्यम के थ्रू जुड़ी रहेंगी और इनके डिजिटल माध्यम के थ्रू मॉनिटरिंग भी होगी। तो बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा कदम है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाने वाला बहुत बड़ा अहम कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का उपयोग के बल पर और डिजिटल इंडिया के सहारे सरकार इन स्टेशनों पर बेहतर सुविधाएं यात्रियों को देना चाहती है और ये लक्ष्य है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित देश के 199 स्टेशनों के विकास का संकल्प लिया है, फैसला लिया है। सुधांशु जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू। और अब बात प्रधानमंत्री अन्न योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई जाने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 माह यानी इस साल दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। खाद्य मंत्रालय के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी। कोविड काल के दौरान शुरू हुई इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाता है। ये योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। बुधवार को ही कैबिनेट मीटिंग में इसे इस बरस दिसंबर तक विस्तार देने का फैसला लिया गया। आज तकरीबन 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और इसे चलाने का सालाना खर्च लगभग $18 बिलियन है। और अब बात केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा दिए जाने की। दिवाली से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा दिया है और 4% की दर से महंगाई भत्ता और राहत की किस्त जारी करने को अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को अनुमति दी गई। यह किस्त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। इस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कैबिनेट के फैसलों के साथ।